Hello guys, I am Pratiksha Chauhan, your polity educator on Arpita Sharma classes. We are going to cover today constitutional bodies and statutory bodies. So, before we resume, here's a wonderful announcement. An academy is launching the perfect study partner for your UPSC CSE journey. Equipped with India's best educators, wherein new batches will be launched every Monday. How to get your subscription? Download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, select the goal as UPSC CSE GS, select plus and choose the duration which suits you best. Enter referral code Sharma20 to get 10% instant discount. Unacademy batches for prelims plus mains for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 starts on every Monday. Chance to stand out from the crowd with Unacademy live tests and quizzes, interactive classes, doubt learning clearing sessions, structured courses and PDFs. So what are you waiting for? Get your Plus subscription now. Use code Sharma20, get 10% discount and gift yourself with a perfect study partner and preparing with the best. Hurry up, subscribe now. So today we will discuss constitutional bodies and statutory bodies. So let us start with the topic. जब भी किसी बॉडी का क्लासिफिकेशन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हो या स्टेटरी बॉडी हो, वो क्लासिफाइड होती है कि उस पर्टिकुलर बॉडी को किस सोर्स से पावर मिल रही है। और ये बॉडी डिवाइड होती है दो पार्ट में। पहली है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और दूसरी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहते हैं। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो है स्टेचुरी बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। ये अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं। अगर इन सब बॉडीज में कुछ भी चेंजेस आने होते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जरूरी होता है या फिर रिक्वायर्ड होता है। और इसके जो चीफ होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, वो प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी, वो आर्टिकल 315 में दिया गया है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 में दिया गया है। ऐसे ही और भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, जैसे फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 में आता है। इसमें मेंबर्स होते हैं चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका? प्रेसिडेंट। इनका टर्म या फिर एज क्या होती है? टर्म जो इनका डिफाइंड है वो है 5 इयर्स। ये रिपोर्ट किसे करते हैं? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट उसके बाद पार्लियामेंट को इनकी रिपोर्ट ट्रांसफर करता है या मूव करता है। ये रेजिग्नेशन किसे दिए गए, ये डिफाइन नहीं किया है। सैलरी एंड अलाउंसेस ये भी डिफाइन नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, ये है आर्टिकल 324 में। मेंबर्स जो हैं वो चेयरमैन प्लस एनी नंबर डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी नंबर जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड किए जा सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसका टर्म या एज कितनी होती है? 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स हो जाने चाहिए। और रिपोर्ट किसे करते हैं, ये डिफाइन नहीं है। रेजिग्नेशन ये भी डिफाइन नहीं है। सैलरी अलाउंसेस जो होते हैं वो इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। और अब हम बात करते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जो कि आर्टिकल 148 में है। और मेंबर्स एक ही होता है केवल। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। टर्म क्या होता है और एज 6 इयर्स और 65 इयर्स। रिपोर्ट किसे करते हैं? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में आगे रिपोर्ट को मूव करता है। और रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को। सैलरी अलाउंसेस क्या होते हैं? इक्वली होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जज के होते हैं। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है? 76 है। जो और मेंबर्स कौन है? एडवोकेट जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। टर्म क्या है और एज क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है। रिपोर्ट क्या है, ये भी नहीं बताया गया है। रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को ही देते हैं। और सैलरी और अलाउंसेस क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं इनके।
अब आता है एडवोकेट जनरल। ये आर्टिकल 165 में दिया गया है और मेंबर्स क्या है, जो हर एक स्टेट में एक होना चाहिए। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर। टर्म क्या है, ये फिक्स नहीं है। रिपोर्ट क्या है, ये भी डिफाइन नहीं है। रेजिग्नेशन क्या है, ये भी डिफाइन नहीं है। सैलरी अलाउंसेस क्या है, ये भी फिक्स नहीं है, बट ये गवर्नर डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं रिमूवल, रीअपॉइंटमेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और सर्विस कंडीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन की जो रिमूवल होती है वो परमानेंट पोस्ट है ही नहीं। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये है ही नहीं परमानेंट पोस्ट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सर्विस कंडीशन ये भी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का रिमूवल कैसा होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, दैट इज इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। रीअपॉइंटमेंट हाँ हो सकता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है। सर्विस कंडीशन क्या है, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। अब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिमूवल क्या है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का होता है, इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है। सर्विस कंडीशन क्या है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अब अटॉर्नी जनरल का रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हाँ हो सकता है प्रेसिडेंट पे, और सर्विस कंडीशन नहीं है। अब एडवोकेट जनरल का रिमूवल कौन करता है, वो गवर्नर करते हैं। रीअपॉइंटमेंट कौन होता है, हाँ होता है। और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यस, बट प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर करते हैं, होता है प्लेजर ऑफ गवर्नर। सो सर्विस कंडीशन एडवोकेट जनरल की नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। फाइनेंस कमीशन के क्वालिफिकेशन के लिए चेयरमैन को एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। और इलेक्शन कमीशन की क्वालिफिकेशन नहीं डिफाइन है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने कैग्ड एक्ट 1971 बनाया। और अटॉर्नी जनरल के लिए क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए, या फिर मस्ट हैव अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, या फिर एडवोकेट फॉर सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। ठीक है, अब आता है एडवोकेट जनरल। उसकी क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट जज होना चाहिए फॉर 10 years। अब बात करते हैं पावर्स की। फाइनेंस कमीशन की जो पावर्स हैं वो है डिसाइड द बेसिस फॉर शेयरिंग द डिविजिबल टैक्सेस बाय द सेंटर एंड द स्टेट। जो शेयरिंग है डिविजिबल टैक्सेस की सेंटर स्टेट की, उसको डिसाइड करता है। एनी मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस कैन बी रिफर टू द प्रेसिडेंट। ये कुछ भी जो ऐसा मैटर होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। Evaluates the rise in the consolidated fund of state in order to affect the resources of the state, municipalities and panchayats. Finance Commission has the power of a civil court. अब इलेक्शन कमीशन के पावर की बात करते हैं। कंडक्ट कराता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज की रजिस्ट्रेशन देता है, और इलेक्शन को ओवरसी करता है। अब बात करते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पावर की। ये ऑडिट करते हैं अकाउंट्स को विच आर कंसर्न विद द कंटिजेंसी फंड एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स एंड द पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ द स्टेट्स एंड द सेंटर। एडवाइजरी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स टू द कंट्रीज प्रेसिडेंट। अब अटॉर्नी जनरल के पावर की बात करते हैं। ये प्रिविलेजेस ऑफ एन एमपी है, और राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट्स। ठीक है, और कैन अटेंड बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट कैन नॉट वोट। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सेशन को अटेंड कर सकते हैं, बट इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। अब आता है एडवोकेट जनरल की पावर की बात। तो टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑन लीगल मैटर, ये एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पर, और टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज एंड रिफर्ड और असाइंड बाय हिम बाय गवर्नर। ये लीगल ड्यूटीज और या फिर कुछ ऐसी ड्यूटीज जो गवर्नर द्वारा असाइन की गई हैं उसको परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर रेजोल्यूशन ऑफ अ कैबिनेट से बनाई जाती हैं। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज की बात करते हैं।
A statutory body is one that derives its existence and authority from a statute. अब स्टैच्यू क्या होता है? इसका मतलब है कि ऐसा एक्ट या ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया हो. अब statutory bodies are that extra constitutional bodies which are created by act passed in the Parliament of India. The goals and objectives of statutory authority are explicitly set out in the originating act or in a subsequent government guidance or instruction. Such bodies are subject to change by a respective change in the law governing them. मतलब ये change हो सकती हैं but जो उन लॉ को गवर्न कर रहा हो. और स्टेचुटरी बॉडीज कैन बी सिंपली अबॉलिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी. ये जो स्टेचुटरी बॉडीज होती हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अबॉलिश हो सकती हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी. अब एग्जांपल्स ऑफ स्टेचुटरी बॉडीज क्या हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एक्सेट्रा. अब बात करते हैं कुछ स्टेचुटरी बॉडीज की. पहली है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. ये स्टेचुटरी बॉडी है 1993 में. मेंबर्स कौन कौन है? चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. अब ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज एंड द National Commission for Protection of Child Rights and Chief Commissioner for Person with Disabilities. और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अदर मेंबर्स कौन हो सकते हैं? सर्विंग रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्लस 3 पर्सन 1 मस्ट बी वुमेन. अब बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की. ये भी स्टेचुटरी बॉडी है इन 1993. मेंबर्स कौन होते हैं? चेयरमैन प्लस 2 अदर मेंबर्स. चेयरमैन में कौन होता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. अदर मेंबर्स में कौन है? सर्विंग रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज एक्सपीरियंस ऑफ 7 years. अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या है? स्टैचुटरी 2005 है और आरटीआई के अंदर में आता है. मेंबर्स कौन है? चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स और मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं. चेयरमैन ये डिफाइन नहीं है, अदर मेंबर्स ये भी डिफाइन नहीं है. और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? ये भी स्टैचुरी 2005 है अंडर आरटीआई. और मेंबर्स कौन है? चेयरमैन प्लस मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं. चेयरमैन नहीं डिफाइन है, अदर मेंबर्स नहीं डिफाइन है. अब आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज ऑल्सो स्टेचुटरी सीवीसी एक्ट 2003 के अंदर. और मेंबर्स कौन है? चेयरमैन प्लस मैक्सिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं. चेयरमैन और अदर मेंबर्स डिफाइन नहीं है. अब बात करते हैं सुओ मोटो पावर, सिविल कोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा. अब जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी सुओ मोटो पावर है उसके पास, तो हाँ है. सिविल कोर्ट यस. एनुअल रिपोर्ट सेंटर या स्टेट को सबमिट करता है. जुरिडिक्शन जो है नहीं है. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. टर्म या एज 3 years और 70 years होनी चाहिए. अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो उसके पास सुओ मोटो पावर है, सिविल कोर्ट है और एनुअल रिपोर्ट स्टेट को सबमिट करती है. जुरिडिक्शन नहीं है. अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं. टर्म या एज 3 years या 70 years होना चाहिए. अब आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. सुओ मोटो पावर है, सिविल कोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट सेंटर के पास है, जुरिडिक्शन सेंटर प्लस यूनियन टेरिटरीज है. अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. प्रेसिडेंट जो है वो कमेटी बनाते हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कैबिनेट होते हैं. और टर्म और एज होती है, टर्म है वो सेंटर के द्वारा डिफाइन गई है और 65 years होता है. और अब आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. ये जो है सुओ मोटो पावर इसके पास है और सिविल कोर्ट्स है. एनुअल रिपोर्ट स्टेट को सबमिट करता है. जुरिडिक्शन स्टेट के पास है. अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं. टर्म या एज जो है वो टर्म सेंटर डिफाइन करता है और 65 years होता है. अब है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है नो प्रियर कंसेंट ऑफ स्टेट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सिविल कोर्ट नहीं डिफाइन है. एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं. जुरिडिक्शन ये भी डिफाइन नहीं है. अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं. कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं.
टर्म या एज जो होती है 4 इयर्स और 65 इयर्स होनी चाहिए। अब आते हैं इन सब के रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल और सैलरी एंड अलाउंसेस। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो रीअपॉइंटमेंट है वो एलिजिबल नहीं है। रिमूवल जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। सैलरी और अलाउंसेस जो सेंटर द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। अब आता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं और रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। सैलरी और अलाउंसेस स्टेट डिसाइड करता है। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आता है, ये भी एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। सैलरी और अलाउंसेस जो है वो सेंटर द्वारा डिसाइड की जाती है। अब आता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, वो भी एलिजिबल नहीं है। रिमूवल जो है वो गवर्नर करते हैं और सैलरी और अलाउंसेस सेंटर डिसाइड करता है। अब है रीअपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी एलिजिबल नहीं है। रिमूवल जो है प्रेसिडेंट करते हैं। सैलरी अलाउंसेस इक्वल टू यूपीएससी चेयरमैन होती है। So it is all about constitutional and statutory bodies. Hope you understand. Thank you.